बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर फिज़िक्स हमारा आज 11वां लेक्चर है और आज हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ की स्टेटमेंट, एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। जिन बच्चों को किरचॉफ्स लॉ में या सर्किट के सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के अटेंड करने के बाद किसी किस्म की कोई अबहम, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। हम सारी कन्फ्यूजन्स आज कोशिश करेंगे दूर करने की और किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, लेकिन आप इस लेक्चर को, हमारी रिकमेंडेशन है कि इसको पूरा सुने। हम सारे कंसेप्ट्स आज इंशाल्लाह इस एक लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? जब आपके पास कोई भी एक सोर्स हो, सोर्स ऑफ ईएमएफ, और इसको आप कनेक्ट कर दें किसी लोड के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, और पाथ कंप्लीट हो कि जिस पाथ में चार्जेस फ्लो करके इस रेजिस्टेंस में से गुजरें और वापस उस ईएमएफ के सोर्स के अंदर आ जाएं, तो इस तरह के जो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड लोड, इज कॉल्ड सर्किट। सर्किट की दो कंडीशंस होती हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। तो जिस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो वो क्लोज सर्किट कहलाता है, और जिस सर्किट में पाथ ओपन हो और करंट फ्लो ना हो रहा हो वो ओपन सर्किट कहलाता है। दूसरा, सिंपल सर्किट क्या होता है? सिंपल सर्किट वो होता है कि जिसमें एक ही ईएमएफ का सोर्स हो, पोटेंशियल राइज हम कहते हैं, जहाँ पे सेल ये ईएमएफ का सोर्स हो, हम वहाँ पे कहते हैं कि ये पोटेंशियल यहाँ पे राइज है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो अगर सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस हो, मल्टीपल्स भी हो सकती हैं, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन एक पोटेंशियल सोर्स हो और बाकी रेजिस्टेंसेस लगी हों, तो ये सिंपल सर्किट कहलाता है। इस सिंपल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस या तो सीरीज में होती हैं या पैरेलल में होती हैं या सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन में होती हैं, और सिंपल सर्किट को ओम्स लॉ से सॉल्व किया जा सकता है। रेजिस्टेंसेस को ऐड करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाई जाती है और इस तरह से सर्किट सॉल्व हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स लगे हुए हों, और जो रेजिस्टेंसेस हों वो ना तो सीरीज कम्बिनेशन में हो, ना पैरेलल में हो, ना सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन में हो। कॉम्प्लेक्स सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टर्स हैं, वो सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन में नहीं होंगी। तो एक सर्किट कॉम्प्लेक्स इस तरह है कि जिसमें हम दो सेल यानी एक से ज़्यादा सेल शो कर रहे हैं। ये इस तरह से है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा वोल्टेज सोर्स है, तो पोलैरिटी कोई भी हो सकती है, और ये रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, ये R1, R2 और ये R3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो ये रेजिस्टेंसेस के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि ये पैरेलल हैं, सीरीज़ हैं या सीरीज़ पैरेलल हैं, क्योंकि दो पोटेंशियल के सोर्सेज जहाँ पे लगे हुए हैं। एक ऐसा सर्किट और भी है जिसमें एक ही पोटेंशियल सोर्स है, लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, क्योंकि इसमें भी आप नहीं बता सकते कि ये किस तरह का कम्बिनेशन है, और आप इसको नॉर्मल जो सोल्यूशन है रेजिस्टेंसेस का ओहम्स लॉ की मदद से आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल है ये सर्किट। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट, सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए तो हम सिर्फ सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन के फार्मूलाज यूज़ करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट आम तरीक़ों से सॉल्व नहीं होता। इसे सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉज की ज़रूरत होती है। किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने से पहले
उसकी स्टेटमेंट या उसकी एप्लीकेशन पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ सर्किट से मुराद क्या है। स्टूडेंट्स, आपके पास एक पोटेंशियल सोर्स है वी, ये ईएमएफ है, और आपके पास इसके साथ फॉर एग्जांपल ये दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 लगी हुई हैं। हमेशा सर्किट में आपको रेजिस्टेंसेस का पता होता है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस आपने खुद लगाई होती हैं। तो रेजिस्टेंस मिसाल के तौर पर यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 6 ओम की रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंसेस आपको पता है, लेकिन इसमें से हर रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई क्या है, I1 I2 क्या है, यानी दोनों रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस 1 के क्रॉस वोल्टेजेस क्या हैं और रेजिस्टेंस 2 के क्रॉस वोल्टेजेस क्या है। तो आप हर रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर जितनी रेजिस्टेंस लगी, हर रेजिस्टेंस के अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है और उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, अगर आपको ये पता चल जाए तो इसी को कहते हैं सर्किट का सोल्यूशन। इन चीज़ों इनको यानी करंट और वोल्टेज का रेजिस्टेंस से फाइंड करना ही सोल्यूशन ऑफ द सर्किट कहलाता है। तो टेक्निकली हमें पोटेंशियल ड्रॉप करंट और रेजिस्टेंस से मिल जाता है। ये जिस तरह की ये रेजिस्टेंस R1 है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो हमें मिलेगा वो I1 R1 से मिल जाएगा, I1 R1। तो इसका मतलब ये है कि हमें रेजिस्टेंस के थ्रू सिर्फ करंट की रिक्वायरमेंट है। वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस को यूज़ करना होता है। तो लिहाजा सर्किट के सॉल्यूशन से मुराद सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाला करंट को फाइंड करना है। यानी हम इसके बाद जितनी भी सॉल्यूशन करेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो हम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को फाइंड करेंगे, क्योंकि वोल्टेज तो हमें IR फार्मूले से मिल जाते हैं, V1 = I1 R1 इस तरह से। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो IR होता है। इसलिए हमें जो सर्किट सॉल्व करने हैं, हमें सर्किट के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हैं उनके थ्रू फ्लो होने वाला करंट हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सिंपल सर्किट्स को हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज जो हैं रेजिस्टेंस के, उनसे हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज यूज़ नहीं हो सकते। इसलिए गुस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ्स, जो कि 1824 से 1887 तक, यानी 1824 to 1887, 24 है ये, 1887 तक ये रहे हैं। ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 2 लॉज प्रपोज किए थे कॉम्प्लेक्स सर्किट के सॉल्यूशन के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनसे बड़ी आसानी से कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व हो जाते हैं। तो इनको किरचॉफ्स लॉज कहते हैं, किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज बेसिकली ये 2 लॉज हैं, एक करंट का है और एक वोल्टेज का। तो करंट का जो लॉ है उसको किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको KCL कहते हैं। ये फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। और दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम शॉर्ट फॉर्म में KVL भी कहते हैं, KVL। तो KVL KCL 2 लॉज हैं, दोनों को सर्किट के सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, KCL और KVL की स्टेटमेंट्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका यूज़, इनका इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका इस्तेमाल सीखना है, इसकी स्टेटमेंट से इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन इसका इस्तेमाल सीखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि ये आसान भी बहुत है। तो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे KCL भी कहते हैं। और KCL सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझ लें कि नोड और जंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये लॉ नोड और जंक्शन के बारे में है। नोड जंक्शन,
अगर आपकी दो अप्लायंसेस हों, यानी दो रेजिस्टेंसेस हों, और ये एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरे को ये मीट कर रही हैं, तो इसको हम नोड कहते हैं। लेकिन अगर थ्री, यानी दो अप्लायंसेस, यानी दो करंट के पाथ जो हैं, अगर एक जगह मीट कर रहे हो तो वो नोड है। और अगर तीन या तीन से ज़्यादा करंट के पाथ एक जगह पे मीट कर रहे हो तो इसको हम जंक्शन कहते हैं। ये जंक्शन है जे, और ये नोड एन या कैपिटल एन के लिए ये नोड है। किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल की स्टेटमेंट ये है, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज ज़ीरो। यानी ये आपके पास ये एक जंक्शन है जिसमें ये मुख्तलिफ पाथ्स हैं और ये एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, इसका I3 है और ये I4 है, तो इन सब का सम क्या होगा? इनका सब का सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू ज़ीरो। असल में करंट अगर किसी कुछ ब्रांचेस से करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होता है तो बाकी कुछ ब्रांचेस से करंट वापस भी जा रहा होता है। तो करंट जितना कि करंट जंक्शन की तरफ आता है इतना ही करंट जंक्शन से आउट भी हो रहा होता है। तो इसलिए जंक्शन के ऊपर करंट एक्यूमुलेट नहीं होता, चार्ज यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता। जितना चार्ज यहाँ पे आता है इतना ही चार्ज यहाँ से निकल जाता है। तो करंट एक्यूमुलेट जंक्शन के ऊपर नहीं होता। तो इसलिए हम करंट जो इंटर होता है जंक्शन के ऊपर उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। करंट एंटरिंग द नोड, ये जंक्शन इज़ पॉजिटिव, और करंट जो जंक्शन से आउट हो रहा होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो टोटल सम इस तरह से ज़ीरो हो जाता है। ये कुछ इस तरह से नोट भी कर लें। करंट इनटू द नोड, करंट इनटू द जंक्शन इज़ पॉजिटिव और करंट आउट ऑफ द जंक्शन इज़ नेगेटिव। तो इस तरह से हम केसीएल करंट वोल्टेज किरचॉफ्स करंट लॉ को की एक और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन इज ज़ीरो। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन। ये जंक्शन है, यहाँ पे करंट I1 और ये I1 करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है, I2 को और I1, जबकि I3 और I4 जो करंट है जंक्शन से आउट हो रहा है। तो मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3, इसको हम माइनस करके लिखते हैं जो जंक्शन से आउट हो रहा है, प्लस माइनस I4, तो ये ज़ीरो होता है। तो एक दफ़े से फिर से बता दें कि करंट जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता, यानी चार्ज यहाँ पे जितना आता है इतना आउट हो जाता है। तो एक तरह से जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, केसीएल है, वो किसके अकॉर्डेंस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डेंस है। यानी चार्ज ना तो यहाँ पे क्रिएट होता है ना चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। तो चार्ज जितना आता है इतना ही आउट हो जाता है, जितना इनकमिंग चार्ज है इतना ही आउटगोइंग चार्ज है। तो ये एक तरह से क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो केसीएल क्या है? केसीएल एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है। स्टूडेंट सर्किट की सॉल्यूशन के दौरान हम केसीएल केवीएल दोनों इकट्ठा यूज़ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहाँ पे हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किसी जंक्शन के ऊपर तो वहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करते हैं,
और अराउंड द लूप हम केवीएल अप्लाई कर रहे होते हैं। दोनों दोनों लॉज जो हैं एक साथ ही यूज़ होते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन हम बाद में पढ़ते हैं। तो अभी हम किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ की तरफ मूव करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सर्किट के अंदर किसी भी क्लोज सर्किट में ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप के मुतालिक है। और इसे हम इस तरह से डिफाइन, इसकी स्टेटमेंट इस तरह से लिख सकते हैं। In any closed circuit, the algebraic sum of all the EMF and the voltage drop in resistors is equal to 0। जिस तरह हमने पहले वोल्टेजेस किरचॉफ का करंट लॉ पढ़ा है। किरचॉफ करंट लॉ जंक्शन का करंट के बारे में आपको बताता है, जबकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप के क्रॉस वोल्टेजेस के बारे में बताता है। यानी एक क्लोज सर्किट हो जो कि एक लूप बन रहा है, क्लोज लूप है, उसमें जितने भी वोल्टेज राइज हैं, अगर हम एक और यहाँ पे लगा देते हैं, ये फर्ज करें ये V1 है, ये V2, ये R, ये V, ये IR1 और ये IR2। तो इसका जो टोटल्स वोल्टेजेस के बारे में बताते हैं, किसी भी लूप के अक्रॉस टोटल वोल्टेजेस कितने होंगे, इसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बताता है। तो ये इस तरह से होगा V1 प्लस V2 प्लस IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू 0। यानी समेशन ऑफ वोल्टेजेस V इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज लूप में जितने वोल्टेज राइज होते हैं इतने ही वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। यानी एक तरह से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यानी जितनी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ पे जितनी एनर्जी बनती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतनी ही एनर्जी यहाँ पे रेजिस्टेंसेस जितनी भी लगी हुई हैं उनके क्रॉस एनर्जी ड्रॉप होती है। तो एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, तो एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जितना पोटेंशियल राइज होता है इतना ही पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है किसी भी लूप के क्रॉस। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक फॉर्म है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ केसीएल केवीएल की स्टेटमेंट्स इतनी मुश्किल नहीं है और को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बहुत आसान सी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन असल चीज़ जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन। तो वोल्टेज केवीएल की एप्लीकेशन जो है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की एप्लीकेशन, उससे पहले हम कुछ कन्वेंशंस पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिनका हमने ध्यान रखना है। उनमें सबसे पहले ये है कि नंबर 1, हमने किस तरह ईएमएफ को हमने कैसे पॉजिटिव करना है और वोल्टेज ड्रॉप को किस तरह पॉजिटिव लिखना है और किन वोल्टेज ड्रॉप को हमने नेगेटिव लिखना है। तो उसकी कन्वेंशंस हमने थोड़ी सी देखनी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो इस तरह से, तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम इस तरफ से यू मूव कर रहे हैं, एक हमारी सपोज डायरेक्शन होगी करंट की और एक एक्चुअल करंट की डायरेक्शन होगी, जिसको हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को मार्क करेंगे सर्किट के अंदर। तो जो हम पाथ सपोज करेंगे, ये पाथ है, एक हमारा सपोज पाथ होगा और एक करंट की डायरेक्शन होगी। तो हमने देखना है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, पाथ हमारा क्या है। जो हमारा पाथ है सप्लाई से, हम अगर हम यहाँ से मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, ईएमएफ होगी, ईएमएफ विल बी नेगेटिव। यहाँ पे हम ईएमएफ को नेगेटिव लिखेंगे, माइनस वी। ये क्या होगी, माइनस वी। अगर हमारा पाथ इस तरह से हो कि हम
अपोजिट साइड से आ रहे हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और अगर हम इस साइड से आ रहे हैं, हमारी अप्रोच इधर है, ठीक है, तो हम फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो हम वोल्टेजेस को, सेल की ईएमएफ को हम प्लस लिखेंगे, पॉजिटिव, यानी प्लस वी, इसके वोल्टेजेस हम प्लस लिखेंगे। और सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनको आईआर ड्रॉप कहते हैं। आईआर ड्रॉप का हमने किस तरह से करना है, ये रेजिस्टेंस है और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमने सर्किट के अंदर मार्क कर लेनी है क्या है। फर्ज करें ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है और हमारा जो पाथ है अगर वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में हो तो तब हम आईआर ड्रॉप को नेगेटिव लिखेंगे, माइनस आईआर लिखेंगे। और अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हो, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है और पाथ हमारा उसके अपोजिट हो, तो फिर हम आईआर ड्रॉप को पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस आईआर। ये कंसिडरेशंस हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ये 1, ये 2, 3 और ये 4 बहुत आसान है। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी भी बैटरी के क्रॉस जब मूव करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका पाथ जा रहा है, तो आपने वोल्टेजेस को नेगेटिव लिखना है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। तो बैटरी में आपने करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी, बैटरी में पोलैरिटी देखनी है। बैटरी में पोलैरिटी को कंपेयर करना है। बैटरी में या सेल में पोलैरिटी को और पाथ को देखना है, जबकि रेजिस्टेंस में आपने कन्वेंशनल करंट और पाथ को देखना है। तो कन्वेंशनल करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम होगी तो नेगेटिव आईआर, कन्वेंशनल करंट और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो पॉजिटिव आईआर ड्रॉप्स होंगे। एक सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ईएमएफ का सोर्स है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस इस तरह से यूं लगी हुई है, और फिर दूसरा ईएमएफ का सोर्स यूं कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल यहाँ पे लगी हुई है। इस सर्किट को हम सपोज करते हैं ये क्लोज्ड सर्किट है जिसमें 2 ईएमएफ के सोर्सेस हैं और 2 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ रूल्स भी बताते जाते हैं किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला काम जो हमारे पास सर्किट आ गया, सर्किट के ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला काम हमने करना है लूप की मार्किंग। इसको ये E1 कह लेते हैं, E1, ये E2 और ये R1, ये R2। तो सबसे पहले जो काम है वो हमने क्या करना है, मार्किंग ऑफ लूप। मार्किंग ऑफ लूप या अब कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ लूप। तो आपने किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। फर्ज करें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो A, B, C, D। तो लूप हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, A, B, C, D, A। जहाँ से हमने शुरू करना है वहीं से हमने ख़त्म करना है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया हम गए वापस उसी पॉइंट पे यहाँ पे आ गए। तो पहले हमने लूप मार्क कर लेना है। लूप हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है सर्किट के अंदर। तो अगर आपके पास 2 वोल्टेज सोर्स हों, 2 ईएमएफ के सोर्सेज हों, 2 बैटरीज लगी हुई हों, तो फिर आपने किस तरह से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है। आप अपनी आसानी के लिए उस बैटरी से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को मार्क करें जिसके वोल्टेजेस ज़्यादा हों। फ़र्ज़ करें E1 इज़ ग्रेटर देन E2, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। आप इसको भी सिलेक्ट, स्मॉल
ईएमएफ वाली को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप ये रूल बना लें कि जो लूप के अंदर अगर दो बैटरीज हैं तो जो जिस बैटरी के वोल्टेज ज़्यादा हैं आपने उसके हिसाब से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आपने करंट फ्लो कराना है, यहाँ से करंट आई, ये कन्वेंशनल करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से घूम घुमा के यही करंट आपने बैटरी को वापस करना है। ये करंट की डायरेक्शन आप जब भी मार्क करेंगे तो आप जहन में रखें कि बैटरी से जितना करंट आप लेंगे इतना ही करंट बैटरी को वापस भी करेंगे। तो इसको देखना है आपने, फिर इसको नहीं देखना, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपने इसमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क कर ली। तो ये करंट आई यहाँ से निकल रहा है और सर्किट में से फ्लो होते हुए यहाँ पे वापस इसको यहाँ पे मिल रहा है। तो दूसरा काम हमारा क्या है? मार्किंग ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो दूसरा जो हमने काम करना है, मार्किंग ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो ये आपने मार्क कर लिया। अगर एक ही सोर्स हो तो फिर तो मसला ही नहीं है। अगर सोर्सेज दो हों या दो से ज़्यादा हों तो आप सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी के हिसाब से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को मार्क करें। तीसरा जो काम है वो है सिलेक्शन ऑफ पाथ। नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ पाथ। तो पाथ आप कोई भी आर्बिट्ररी पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज हो सकता है इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इट मे बी क्लॉकवाइज। पाथ की डायरेक्शन बिल्कुल ही आर्बिट्ररी, अगर एक लूप हो तो आप क्लॉकवाइज रखें या एंटी क्लॉकवाइज रखें, कोई इशू नहीं है। अगर आप जब सॉल्व करेंगे फाइनल में अगर करंट की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब है कि करंट, एक्चुअल करंट की डायरेक्शन आपकी सपोज डायरेक्शन से अपोजिट है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपकी करंट जो आपने पाथ ड्रा किया हुआ है, करंट की डायरेक्शन भी वही है। तो ये एंड ऑफ द सॉल्यूशन ये करेक्ट हो जाता है। अगर आपका पाथ गलत हो तो करेक्ट हो जाता है, इसलिए इसका कोई मसला नहीं है। दूसरा, अगर सर्किट के अंदर दो लूप हों, याद रखिएगा लूप्स एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आप एक, अगर दो लूप हों तो आप एक को क्लॉकवाइज रखें, दूसरे को भी, एक दोनों को क्लॉकवाइज रखते हैं या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं या एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। तो इसमें भी आपको फ्री चॉइस है, कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ आपने ये जहन में रखना है कि हर रेजिस्टेंस को एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर किसी न किसी लूप में शामिल करना है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी रेजिस्टेंस छूटे नहीं, किसी न किसी लूप में वो एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर इंक्लूडेड हो। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। इसी सिंपल सर्किट को लेते हुए स्टूडेंट्स हम केवीएल को प्रूव भी कर सकते हैं, और इसको प्रूव करते हुए हमें इसका प्रोसीजर भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम दो सिंपल सी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर केवीएल केसीएल की एप्लीकेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो वही सर्किट हम दोबारा से ड्रा करते हैं। दो पोटेंशियल सोर्स ईएमएफ के सोर्सेज हैं, ये इस तरह से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये E1 R1 और ये E2, और इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो है R2। उन्हीं कन्वेंशंस को और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केवीएल की स्टेटमेंट क्या है। तो केवीएल की जो स्टेटमेंट है, सम ऑफ, तो केवीएल की है स्टेटमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ई, समेशन ऑफ ई, समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू
समेशन ऑफ आई आर। तो जो हम इससे पहले प्रोसीजर और कन्वेंशंस पढ़े उसी को हम फॉलो करते हुए जाएंगे तो ये ला भी प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मार्किंग ऑफ लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए लूप हमने सिलेक्ट कर लिया, ए बी सी डी ए लूप है। और फिर उसके बाद हमने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम चूँकि ये जनरल है, यहाँ पे वैल्यूज़ ना आर रेजिस्टेंसेस की दी हुई है ना ईएमएफ दी हुई है, तो हम इसी के हिसाब से, इस बैटरी के हिसाब से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। तो ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। लूप भी सिलेक्ट हो गया, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी मार्क हो गई। और अब हम पाथ सपोज करते हैं। तो हम पाथ भी यहाँ से ऐसे सपोज करते हैं। हमने ए बी सी डी हमने किया है, तो हम पाथ ये वाला सपोज कर लेते हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ये हम खुद से सपोज कर रहे हैं आई। या हमें बाद में पता चलेगा कि हमारा जो सपोज किया हुआ पाथ है वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ प्रूव कर रहे हैं। तो इसको अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशंस जो हमने पढ़ी थी उन कन्वेंशंस को अभी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करें। अब आपके पास क्या आ गया रास्ते में? नेगेटिव टर्मिनल। और जा आप किस पे रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल पे। बताया था कि जो बैटरी होगी उसके हम पोलैरिटी और पाथ की डायरेक्शन देखेंगे। तो हम पाथ की डायरेक्शन हमारी क्या है? हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम ईएमएफ को लिखेंगे E1 क्या है? पॉजिटिव। E1 पॉजिटिव है। फिर प्लस आगे जाएंगे, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन दोनों सेम आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज, यहाँ पे जो आई आर ड्रॉप होगा वो हमारा होगा नेगेटिव, माइनस आई आर 1। ये सीरीज सर्किट है तो एक ही करंट इस पे फ्लो हो रहा है, तो इसलिए आई ही लिखते। तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं इस दूसरे पोटेंशियल का जो सोर्स है, ईएमएफ का सोर्स है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो आप के रास्ते में सबसे पहले हाई पोटेंशियल आया है, फिर लो पोटेंशियल। तो हाई से लो की तरफ जाते हुए हमने पढ़ा था कि हमने इसको नेगेटिव लिखना है। तो ये हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव माइनस E2। आगे चलते हैं। आगे हम रेजिस्टेंस के अंदर आ गए और इस रेजिस्टेंस में हमें क्या देखना है जी? पाथ भी देखना है और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी देखनी है। दोनों अगर सेम हो तो हमने आई आर ड्रॉप को नेगेटिव लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे जी? आई आर ड्रॉप क्या है? यहाँ पे माइनस है। अपोजिट हो तो प्लस होगा, सेम डायरेक्शन हो तो नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? IR2। तो इसके बाद हमने इसको क्या करना है जी? सब का सम अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ 0 होना चाहिए। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल राइज एंड पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से होगा। तो ईएमएफ, दोनों ईएमएफ जो है E1 E2 हम इस तरफ रहने देते हैं, आई आर ड्रॉप्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा IR1 और ये भी प्लस हो जाएगा IR2। तो ये देखें सर्किट के अंदर ये क्या है? सम ऑफ ईएमएफ है। इसको हम जनरल करते हैं समेशन ऑफ E। और ये क्या है? समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो ये क्या है? इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं समेशन ऑफ IR जनरलाइज करके। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि सर्किट के अंदर पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक सिंपल सर्किट को सॉल्व करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि किरचॉफ लॉ जो है उससे जो हम सर्किट सॉल्व करते हैं वो ठीक है कि गलत है। और सिंपल सर्किट को हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें हमारे पास EMF 12 वोल्ट है और सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं वो है 4 ओम और 2 ओम्स।
तो इसको हम पहले सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। सीरीज पैरेलल जो कम्बिनेशन के फार्मूलाज हैं उसकी मदद से हम फाइंड करते हैं कि सर्किट के अंदर करंट क्या फ्लो हो रहा है। इसके बाद हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या होगी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 दोनों को ऐड करें तो 4 प्लस 2, तो ये टोटल की होगी 6 ओम्स। तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो यूं होगा, और इसके क्रॉस यूं पोटेंशियल 12 वोल्ट का अप्लाई हुआ है, और सर्किट के जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। तो करंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स ला, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो वैल्यू पुट करें, I क्या होगा 12 वोल्ट अपॉन 6, तो ये कैंसिल होगा, तो 2 एम्पेयर करंट है। इस सर्किट के अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो 2 एम्पेयर है। अब आपके पास करंट आ गया, तो हर रेजिस्टेंस से इससे भी वही करंट फ्लो हो रहा है और इससे भी वही करंट फ्लो हो रहा है। तो आप इससे मल्टीप्लाई करें 2 को, आई आर ड्रॉप आप फाइंड कर सकते हैं। अब क्या है, V1 इज इक्वल टू आई R1, जो कि क्या होगा 8 वोल्ट होगा, और इसी तरह V2 क्या होगा आई R2, जो कि होगा 4 वोल्ट्स होगा। तो ये आपने सर्किट सॉल्व कर लिया सिंपल तरीके से। तो एक चीज़ और याद रखें, जो सर्किट आपके पास सॉल्व करते हुए एग्ज़ाम के अंदर सिंपल सर्किट आ जाए जो सीरीज पैरेलल सर्किट के तरीके से सॉल्व हो सकता हो, तो उसके लिए कभी भी केवीएल केसीएल पे नहीं जाना। केवीएल केसीएल तभी अप्लाई करना है कि सर्किट नॉर्मल तरीके से सॉल्व ना हो। अभी हमने एक सिंपल सर्किट को सॉल्व किया है, तो हम सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो केवीएल केसीएल हैं ये करेक्ट हैं, इनके आंसर सही होते हैं। इसके बाद हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, अभी हम इसी सर्किट को केवीएल केसीएल से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वही सर्किट है। सबसे पहले हम वही काम करते हैं जो हमने प्रोसीजर पढ़े, कन्वेंशंस पढ़ी हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था मार्किंग ऑफ लूप, तो ABCD, तो लूप हमने जो सिलेक्ट किया, लूप क्या है, लूप है ABCDA, तो ये लूप है। और इसमें हम फिर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क करेंगे दूसरे नंबर पर, वो ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये करंट फ्लो हो रहा है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। इसके बाद तीसरा काम जो हम करते हैं वो हम पाथ जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो लेट्स के पाथ जो है वो भी यही हम पाथ सपोज कर लेते हैं, कोई भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज हमने किया है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्लॉकवाइज कर लिए। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और घूमकर वापस यहाँ पे आएंगे। और कन्वेंशंस जो हमने पढ़ी हैं कि पोटेंशियल का जो सोर्स है, ईएमएफ के सोर्स को किस तरह से नेगेटिव लिखना है, कब उसको पॉजिटिव लिखना है, आईआर ड्रॉप को कब पॉजिटिव लिखना है, कब नेगेटिव लिखना है, तो वो हमने जहन में रखना है लाजमी। तो हम यहाँ से मूव करते हैं, इस तरफ से मूव करते हुए हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं। जिस तरह हमने कहा था कि बैटरी के लिए हम पोलैरिटी और पाथ को देखेंगे, किसको देखेंगे, पोलैरिटी और पाथ को। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, V जो होगा वोल्टेज जो राइज है वो पॉजिटिव होगा, यानी 12 वोल्ट। क्या होगा 12, पॉजिटिव लिखा, आगे प्लस। अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, इस रेजिस्टेंस में से गुजर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस में आपने क्या देखना है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन दोनों सेम आ रही हैं, तो आई आर ड्रॉप नेगेटिव लिखना है। तो आई आर कितना है 4, तो 4I लिखें। आप क्या लिखेंगे 4I प्लस। तो इसमें चूंकि डायरेक्शंस दोनों की पाथ की और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये आपने नेगेटिव लेना है। इसको क्या लेना है, नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया, सही है। और नेक्स्ट आप मूव करते हैं अगली रेजिस्टेंस की तरफ। तो अगली रेजिस्टेंस पे भी आपने देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, पाथ की डायरेक्शन भी सही है, सेम है। तो आई आर ड्रॉप जो होगा वो आपने माइनस लिखना है। तो आई कितना है, आई है हमें नहीं पता, और रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो 2I।
क्या होगा, 2i, दोबारा लिखते हैं, नेगेटिव की जगह नहीं बची, तो -2i। वापस हम यहाँ पे पहुंचे तो इनका टोटल का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 -4i -2i इक्वल टू 0। 12 -2i 4i 2i 6i इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको आप उस तरफ ले जाएं तो ये क्या बनेगा, 12 वोल्ट इज इक्वल टू 12 वोल्ट इज इक्वल टू 6i। तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, ये मौजूद है, तो i इज इक्वल टू 12/6। तो इसको कैंसिल करें तो क्या आ गया आपके पास, 2 एम्पेयर्स करंट आ गया। तो देखें वही आंसर आया जो हमारे पास सिंपल तरीके से सॉल्व किया था, ये भी 2 एम्पेयर था और यहाँ किरचॉफ्स लॉ से भी 2 एम्पेयर करंट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि किरचॉफ्स लॉ जो है वो वैलिड है। और यहाँ पे दूसरी बात कि यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव आता तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते, चूँकि ये नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब एक्चुअल डायरेक्शन करंट की यही है, जो कि हमें सिंपल सर्किट की वजह से नज़र भी आ रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते हैं और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सर्किट हम आपकी एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज में से ले रहे हैं और ये प्रॉब्लम नंबर 8 है। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको हम किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसमें 2 वोल्टेज सोर्स लग रहे हैं, ईएमएफ का सोर्स, एक 10 वोल्ट का, एक 6 वोल्ट का, और 2 रेजिस्टेंसेस हैं, एक R1 2 ओम की और R2 1 ओम की रेजिस्टेंस है। तो हमने दोनों रेजिस्टेंसेस से, इससे और इससे करंट फाइंड करना है। जब करंट हमारे पास आ जाएगा तो वोल्टेज हम रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो हमने करंट फाइंड करना है, हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप नोड मार्क करेंगे, उसके बाद हम लूप सिलेक्ट करेंगे, ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारे पास नोड्स हैं। और लूप हम सिलेक्ट करते हैं, लूप नंबर 1, ये लूप 1 हमारे पास है, ए बी ई एफ, ये एफ है, ए बी ई एफ ए, बी ई एफ ए, ये हमारे पास लूप है। और दूसरा लूप हमारे पास है बी सी डी ई बी। तो हम करंट यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। इस लूप में, लूप 1 में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यूं है, लोअर से इस तरह से है और फिर ये। इस लूप में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस रेजिस्टेंस में दोनों सेम आ रही हैं और ऐसे। अब हमने करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी मार्क कर ली है और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पाथ सिलेक्ट करेंगे। तो पाथ कोई भी हो सकता है, क्लॉकवाइज, दोनों का क्लॉकवाइज या दोनों का एंटी क्लॉकवाइज, या एक का क्लॉकवाइज और एक का एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ भी हम कोई भी इसका पाथ हम रख सकते हैं। तो इसका हम ऐसा करते, हम क्लॉकवाइज पाथ रखते हैं। ये करंट I1 जो है, इस लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो और इसका जो पाथ की डायरेक्शन है हम इस तरह से इसको मार्क करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है लूप है, इसका पाथ हम एंटी क्लॉकवाइज रख लेते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों को अपोजिट रख लेते हैं। तो
लेकिन जो ख्याल रखना है आपने कि रेजिस्टेंसेस सारी इंक्लूड होनी चाहिए, कम से कम एक दफ़ा वो किसी न किसी लूप की इक्वेशन में रेजिस्टेंस आनी चाहिए। तो हम पहले लूप को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हम इधर से हम शुरू करते हैं और हम यहाँ जाएंगे तो ये आगे रेजिस्टेंस आ रही है। रेजिस्टेंस में देखते हैं कि पाथ की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दोनों सेम हैं। अगर दोनों कन्वेंशनल करंट की और पाथ की डायरेक्शन सेम हो तो आई आर ड्रॉप जो है उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। तो दूसरी बात, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक करंट I1 है, एक I2 है। दोनों करंट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी हमने जो सपोज की हुई डायरेक्शन की वो इधर ही है और इधर वाली भी डायरेक्शन इधर है। तो इसको हमने देखना है कि दोनों जो हमने करंट की जो पाथ सिलेक्ट किया हुआ है दोनों का पाथ सेम है, तो इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होंगे, तो यहाँ पे करंट ऐड होगा। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस का जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी R1 2 ओम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस होगी। माइनस होने की वजह क्या है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट की और इसकी डायरेक्शन सेम है पाथ की डायरेक्शन। फिर हम यहाँ से मूव करेंगे इस लूप में, यहाँ पे आएंगे और एक ही तरफ हमने जाना है। जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था हम वहाँ पे वापस जाएंगे। तो हम नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ हमें प्लस लगाना होगा, प्लस 10 वोल्ट, और सबका सम 0 होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। अब हम इसको देखते हैं कि I1 सिंप्लीफाई करते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10 और इसको कैंसिल करें तो ये 5 हो गया। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। तो I1 और ये जो रेजिस्टेंस है R1, इससे करंट 5 एम्पेयर गुजर रहा है, जो कि दोनों का करंट है, I1 है और I2 है। एक इस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है, दूसरा इस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है, तो दोनों का सम होके कितना आ रहा है, 5 एम्पेयर्स करंट आ रहा है। तो इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेजेस हम फाइंड कर सकते हैं। जस्ट हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज कितने आएंगे, 10 वोल्ट्स आएंगे। तो R1 के जो वोल्टेजेस हैं यानी V1 क्या होंगे, V1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो V1 के जो वोल्टेजेस हैं, V1 जो रेजिस्टेंस 1 के हैं वो 10 वोल्ट्स होंगे। वैसे सर्किट से नज़र भी आ रहा है कि पैरेलल में 10 वोल्ट हैं, तो यहाँ पे 10 वोल्ट ड्रॉप होंगे डायरेक्टली। तो ये वेरीफाई भी हो गया हमारा। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ देखें, करंट की हमारे पास जो आंसर आया है वो +5 में आया है, तो इसका मतलब है जो हमने अज्यूम की हुई डायरेक्शन यानी जो हमने पाथ जो करंट का सपोज किया हुआ है वो करेक्ट है। तो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन भी इस रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ ही है। तो अब हम लूप 2 की तरफ जाते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है लूप की वो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 हम मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट नोड हैं, ये एक ही बात है। तो यहाँ से हम मूव करेंगे इस रेजिस्टेंस में, जो हमारा सपोज्ड पाथ है उसके हिसाब से हम मूव। यहाँ पे पाथ की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे भी IR ड्रॉप जो है नेगेटिव होंगे, -2 I1 प्लस I2 और फिर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस रेजिस्टेंस की तरफ आएंगे, R2 की तरफ। R2 1 ओम है और इसमें पाथ की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो ये भी
माइनस में होगा, माइनस 1 I2। यहाँ पे सिर्फ I2 फ्लो कर रहा है, ये I2 है, तो ये सिर्फ 1 I2 का मतलब I2 ही है। तो फिर हम यहाँ पहुँचेंगे इस बैटरी की तरफ, तो बैटरी में हम नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएंगे और हमारा लूप कंप्लीट होगा। तो इसलिए ये ये जो पोटेंशियल है ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट, और सबका सम 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, -2I1 -2I2 -I2 + 6 = 0। और यहाँ पे ये होगा I2 -2I1 मल्टीप्लाई होकर -2I1 हो जाएगा, और ये -3I2 = -6। तो इसको हम प्लस कर सकते हैं, 2I1 + 3I2 = 6। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, I1 + I2 = 5, और इक्वेशन नंबर 2 है 2I1 + 3I2 = 6। इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम इसको I1 को एलिमिनेट करें, क्योंकि हमें इस रेजिस्टेंस से सिर्फ I2 चाहिए। तो I2 के लिए हम एलिमिनेट करेंगे। दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जस्ट इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, I1 + I2 = 5, और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगी 2I1 + 2I2 = 10, और इसके नीचे हम दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, 2I1 + 3I2 = 6। ये इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 है, और इक्वेशन नंबर 4 को 3 से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2I1 + 2I2 = 10, और 2I1 + 3I2 = 6। माइनस करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे पास रह जाएगा -I2 = 10 - 6 4, और I2 जो है हमारे पास आ गया -4 एम्पेयर्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास I2 की वैल्यू माइनस में आई है, इसका मतलब है जो हमने ये डायरेक्शन करंट की सपोज की है ये गलत है। एक्चुअल इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट की डायरेक्शन है वो यूं है, ऐसे है। तो यहाँ हमें इस यानी अभी जो हमने सपोज की है ये डायरेक्शन थी, यूं ऐसे सपोज की हुई है, तो एक्चुअल में इसके थ्रू जो डायरेक्शन है करंट की वो यूं है। हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, IR ड्रॉप यानी जो V2 होगा, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4, तो V2 = 4 वोल्ट्स। तो रेजिस्टेंस 2 के क्रॉस 4 वोल्ट ड्रॉप्स हैं, 4 वोल्ट्स ड्रॉप हैं। तो
इस तरह से हमने आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8, इसके ऊपर हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया है। और आप इससे भी कम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ जो कन्वेंशंस जो बताई हुई हैं उनको फॉलो करना है और जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह कोई भी सर्किट सॉल्व हो सकता है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा किरचॉफ्स लॉ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।